लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर मिली हार के कारणों की समीक्षा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल 18 से 20 जुलाई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगे। करण माहरा ने बताया कि कमेटी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा करेगी। हमारी दूसरी सांसद महोदय यहाँ आ रही हैं। 19 तारीख को वो प्रातः 11:30 बजे से बैठकें लेंगी। 19 तारीख को पूरी शाम तक बैठक लेंगी। 20 तारीख को भी वो 18 तारीख को भी बैठक लेंगी और 20 तारीख को भी आधा दिन 2 बजे तक लगभग वो बैठक लेंगी। हर लोकसभा को हमने 2 से 3 घंटे का समय दिया है। वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के एमएलए जो कैंडिडेट्स रहे हैं, पूर्व मंत्री, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादियों को बुलाया गया है। वो सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बातें रहेंगी ताकि करेक्ट फीडबैक जो है दिल्ली तक जाए। और अच्छा है, इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता और नेता मुस्तैद रहें। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, 18 से 20 तारीख तक पीएल पुनिया और रजनी पाटिल आएंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे देहरादून में और बैठक ये कहाँ होगी? जी रोहित, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 5 ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसी की समीक्षा बैठक जो है कई बार हो भी चुकी है। दिल्ली में भी जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो है बैठक हुई और वहां पर भी समीक्षा बैठक इसकी हुई कि क्या कुछ कारण जो है वो 5 ही सीटों पर हार के रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार जो है कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा की 5 ही सीटें जो है वो हारी है। तो ऐसे में अब इसकी समीक्षा हो रही है कि आखिर ये सीटें कहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी, क्या चूक कांग्रेस पार्टी से हुई, कमी कहाँ पर रही, संगठन में क्या कमी रही, बूथ स्तर तक क्या कमी रही। तो इन सभी की समीक्षा बैठक करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य पीएल पुनिया और पूर्व सांसद भी हो रहे हैं और सांसद रजनी पाटिल वो उत्तराखंड आ रहे हैं और 18, 19, 20 जुलाई को उनके जो है वो बैठक करेंगे। और यहाँ पर 18 तारीख में सुबह करीब 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें कि 18 तारीख में अल्मोड़ा और नैनीताल सीट के लिए जो है वो उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद 19 तारीख को टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार सीट की जो है वो समीक्षा बैठक 19 और 20 तारीख को जो है होगी। तो ऐसे 20 तारीख को फिर वो पुनः जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब इसमें बात की जाए तो अगर एक सीट की बात की जाए, जैसे अल्मोड़ा सीट की जो है समीक्षा बैठक होगी और 18 तारीख में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी, जो कि 2 दौर में ये बैठक पूरी होगी, जिसमें कि 3 से करीब 2 से 3 घंटे का समय जो है पूरी बैठक को लगेगा। जिसमें पहले दौर में जो पूर्व सांसद हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी जो रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत होगी और उनसे जो है समीक्षा बैठक उनकी होगी। और जो विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनकी भी जो है बैठक में उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ पर जो है चूक हुई है और कहाँ पर जो है किस कांग्रेस पार्टी की हार का क्या कारण रहा है, उनसे बात होगी। उसके बाद एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इन सभी की बैठक भी जो है होगी और इनसे भी जो है दोनों ही जो बैठक करने के लिए यहाँ पर आएंगे पीएल पुनिया और रजनी पाटिल, वो बैठक करेंगे और उनसे भी जो है फीडबैक लिया जाएगा। इसी तरीके से नैनीताल सीट पर भी इसी तरीके से पूर्व सांसद, सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक प्रत्याशी, इन सब की बैठक होगी। यानी कि हर लोकसभा सीट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यानी पहले में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और सांसद प्रत्याशी, इनकी बैठक होगी और फिर उसके बाद जो जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, यानी इनके साथ बैठक होगी। तो कुल मिलाकर अब देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब हार की समीक्षा कर रही है कि कहां पर चूक रही है, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की जो है चीजें वो ना हो। और ऐसे में फिर 20 तारीख की अगर बात की जाए तो 20 में लास्ट में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, इन सबसे अंतिम फीडबैक जो है वो लिया जाएगा और ऐसे में उसका पूरी रिपोर्ट बनाकर जो है फिर वो दिल्ली हाईकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद उसमें
अंतिम समीक्षा होगी और उसी तरीके उसकी रिपोर्ट के अध्ययन के साथ ही जो है आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए जाएंगे और जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से काम करना है और उस हार की को किस तरीके से आगे जीत में बदला जाए कि जो चूक फिलहाल लोकसभा चुनाव में रही है कांग्रेस पार्टी से वो आने वाले समय में जो है वो चूक ना हो, वो चीज़ें ना हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद जो है रिपोर्ट हाईकमान को जाएगी और उसके बाद जो है उस पर पूरा अध्ययन होगा और उसके बाद भी उस पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर जो है क्या कुछ चीज़ें रही हैं और आने वाले समय में किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो है वो काम करना है। अच्छा अरुण, इस पर चर्चा हो सकती है जैसा कि करण महारा लगातार कहते रहे कि अगर बड़े नेता चुनाव में लड़ते तो स्थितियां बिल्कुल उलट होती, अच्छे परिणाम आ सकते थे, तो इस पर भी चिंतन मंथन होगा कि आखिर बड़े नेताओं ने क्यों नहीं चुनावी ताल ठोकी। जी रोहित, बिल्कुल देखिए, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, तो उनसे ये जरूर पूछा जाएगा जिस तरीके, क्योंकि जब बैठक होगी तो प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी बात रखेंगे और वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर वो अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। हालांकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और भीष्म पितामह का रोल जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अदा करते हैं। भीष्म पितामह कांग्रेस पार्टी का उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि और बुरी हालत होती, ऐसा हरीश रावत ने भी कहा है। और प्रदेश अध्यक्ष की बात का उन्होंने बिल्कुल जो है पूरी तरीके से खंडन किया है। हालांकि जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन करण महारा अभी भी जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि अगर बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। तो इसको लेकर भी बातचीत इस बैठक में होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी बात रखेंगे। उनसे भी जब पूछा जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी क्योंकि अपने स्तर से जो हार की समीक्षा है वो की है और उसने भी हार के कारण जो है अपने स्तर से निकाले हैं, तो उनसे भी जो है पूछा जाएगा कि क्या कुछ कारण रहे। तो जब वो अपनी बात भी रखेंगे तो तमाम चीजें जो है वो सामने रखी जाएंगी और उनसे भी पूछा जाएगा। वरिष्ठ नेताओं से भी जो उनकी बैठक है उनसे भी बातचीत की जाएगी कि आखिर उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार क्यों किया, क्या कुछ कारण रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरी समीक्षा जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से करेगी। और उत्तराखंड में लगातार जो लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 5वीं लोकसभा सीट तीसरी बार कांग्रेस पार्टी हारी है। तो इसकी लेकर भी पूरी समीक्षा होगी और ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव में उतरा जाए, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव भी होने हैं और फिर 2027 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो ऐसे में इनको लेकर किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, ये तमाम चीज़ें जो है इस बैठक में होगी और समीक्षा जो है पूरी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरक्षण के मुद्दे को और धार देगी कांग्रेस। अगस्त से शुरू होगा आंदोलन, भर्तियों के लिए जुटाए जा रहे हैं सबूत। संबंधित संस्थानों के आसपास प्रदर्शन करेगी पार्टी। राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा पत्र। पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है जिम्मेदारी। तो भर्तियों के लिए ये तमाम चीज़ें होंगी। संबंधित संस्थानों के आसपास कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी भेजा जाएगा पत्र। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग है। आरक्षण के मुद्दे को और धार कांग्रेस अब देने जा रही है। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आरक्षण के मुद्दे को और धार कांग्रेस देने जा रही है, क्या क्या प्लानिंग है इसके तहत कांग्रेस की? देखिए रोहित, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी भी अपना अस्तित्व जो है वो ढूंढने में लगी है और यही कारण है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जो स्कीम है वो लेके वो जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी रणनीति शुरू करने जा रही है। 2027 का चुनाव सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा एक मजबूत जो है चेहरा इनके सामने है और उससे लड़ने के लिए निश्चित रूप से इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये आरक्षण की बात कर ले, अग्निवीर की बात कर ले या फिर संविधान बचाओ की बात कर ले, इस तरह के भ्रामक तथ्य लेके विपक्ष पहले भी सामने आया था। फिलहाल अगस्त के महीने से अजय राय के नेतृत्व में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे और उनका सिर्फ ये कहना होगा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आर्थिक वो जातिगत आरक्षण कराएंगे और फिर से जातियों में बांटने की कोशिश जो है एक बार और कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। फिलहाल इसका जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपने कार्य समिति की बैठक में नसीहत दी है कांग्रेस पार्टी को कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें, उत्तर प्रदेश को कमजोर ना करें। अच्छा प्रदीप जी, संबंधित संस्थाओं के आसपास जो है प्रदर्शन होगा, संबंधित संस्थाएं जैसे किस प्रकार की संस्थाएं? देखिए, जैसे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम देखें HCL है, विप्रो है, तमाम इस तरह की संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में। नोएडा जो है, नोएडा की बात कर ले, या फिर गीडा की बात कर ले, या फिर लखनऊ की बात कर ले। जहाँ भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जहाँ पर भारतीय चयन आयोग की बात कर ले, उत्तर प्रदेश जो सिविल सर्विसेज परीक्षा के जो केंद्र हैं उनकी बात कर ले, इस तरह की जो संस्थाएं होंगी वहाँ पर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन होगा। वहाँ पर अलग तरीके से ये लोग जो है लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। मिलाकर ये इनका एक जो हेतु है वो ये है कि कहीं ना कहीं से जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको एक बार फिर से दिग्भ्रमित किया जाए। और चूंकि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है, तो निश्चित रूप से वो किसी स्तर पर जाकर उत्तर प्रदेश में अपने सीटों को बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। मिनी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई है, 2 की मौके पर मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक ड्राइवर को झपकी आने से ये हादसा हुआ है और बढ़ सकती है मृतकों की भी संख्या, मतलब जो मृतक हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। घायल जो हैं इलाज के लिए उनको भर्ती कराया गया है। सौरखी क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की ये घटना है, जहां मिनी बस और कार में भिड़ंत हुई है। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये मिनी ट्रक है, मिनी ट्रक और कार में भिड़ंत हुई है। कितनी ज़ोरदार भिड़ंत है कि ट्रक को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल सभी जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और ट्रक ड्राइवर को झपकी आने से ये हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये मामला है। मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है क्योंकि घायल जो हैं वो गंभीर रूप से चोटिल हैं। दो की मौके पर मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं। आगरा लखनऊ से आगरा की तरफ आ रही एक DCM अनियंत्रित होकर के दूसरी रॉन्ग साइड में आ गई, यानी आगरा से लखनऊ की तरफ आ गई, जिसमें इधर दिल्ली से एक सिवान बिहार का एक परिवार सिवान जा रहा था, जिसमें 10 लोग सवार थे। उनकी छोटी हाथी पे जा रहे थे और जा कर के उससे टकरा गई। उसमें से एक ड्राइवर तो ठीक है, लेकिन उसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। संभवतः हम सब लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज तिरवा को भेज दिया है। ये अभी सब पूरा पुष्ट नहीं है, कुछ इसमें कैजुअल्टी हुई है। जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा आप लोगों को बताएंगे। तस्वीरें किस तरह से मिनी ट्रक जो है आगे से वो क्षतिग्रस्त हो गया है और जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में फ़िलहाल भर्ती कराया गया, लेकिन काफ़ी चोटें आई हैं और ये बताया जा रहा है कि संख्या जो है मृतकों की बढ़ सकती है। दरअसल ट्रक ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिस वजह से हादसा हुआ है। सौरखी क्षेत्र का ये मामला है, जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पड़ता है। और पंकज कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, हादसा कितने बजे का है और कैसे ये हादसा एग्जैक्टली हुआ? देखिए रोहित जी, आपको बताते चले, जैसे जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि सुबह का ये 4 से 5 के बीच में हादसा हुआ है और उस समय जो है ड्राइवर नींद की आ जाने से ये हादसा हुआ है, क्योंकि जब ड्राइवर को नींद आई तो वो रॉन्ग साइड चला गया और अलग जब रॉन्ग साइड गया तो उधर से कार आ रही थी, जिसमें जो है शिवांग के लोग, जो बिहार के लोग। तो संपर्क टूट गया है संवाददाता से हमारे, और वो भी यही बता रहे हैं कि
सुबह का समय था, ड्राइवर को नींद आ गई। नींद आने की वजह से वो रॉन्ग साइड चला गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर अखिलेश यादव ने बिना उनका नाम लिए पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि जिनका इतिहास धोखे का है, उनके मुंह से संबंधों के भविष्य की बात अच्छी नहीं लगती। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा था कि कांग्रेस भस्मासुर है, जो अखिलेश यादव के वोट बैंक को खा जाएगी। इटावा सफाई स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठ का राज जनता समझने लगी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर के उपचुनाव में बीजेपी केवल 2 ही सीट जीत पाई। 11 सीटों पर उनकी हार हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वे भी जल्द चुनाव होने वाले हैं और हर जगह बीजेपी चुनाव हार रही है। सपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बीजेपी का धर्म का जो ढोल है वो फट गया है। धार्मिक स्थल बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक बीजेपी हारी है। अब किसी भी राज्य में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकेगी। उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए। ये कभी वो पसंद नहीं कर सकते। जितना चला उतना चल गया। अब तो उनकी कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी। अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई। 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली, कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो कबीला अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता। मुहर्रम से पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में रविवार की शाम को मुसाफिर खाना तहसील और कस्बे में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस में अमेठी पुलिस के जवान भी मौजूद थे। जैसे ही मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने जुलूस पहुंचा, जुलूस में मौजूद युवकों के द्वारा हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन कहना है कि आपत्तिजनक नारे लगाए गए। जैसे ही ये नारा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तत्काल जिला मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने इसका संज्ञान लेने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोतवाली मुसाफिर खाने के सामने मुख्य मार्ग पर धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में अत्यंत भय उत्पन्न हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि थाना मुसाफिर खाना का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं अमेठी से। आदित्य, पूरा मामला क्या है और इतना तनावपूर्ण क्यों बाद में हो गया? ये सभी पर्व ऐसे त्योहार हैं मुस्लिम धर्म में जिसको मनाने की पूरी आजादी है, पूरी तरीके से ये मना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का जो काम अमेठी में हुआ है तो वो भी पुलिस की नाक के नीचे कोतवाली के पास जाकर और सामूहिक रूप से एक नारेबाजी की गई है कि हिंदुस्तान में रहना है। तो जो भी नारेबाजी की जा रही है इस्लाम के लिए कही जा रही है कि या हुसैन कहना है या हुसैन कहना है। या हुसैन कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? हिंदुस्तान सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश हुई है
इसको लेकर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो ये वीडियो मुसाफिर खाना कोतवाली का बताया जाता है रोहित। जिस तरीके से शाम गन्नी का इनका त्योहार है और गन्नी के त्योहार में जिस तरीके से लगातार वीडियो और लगातार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, धर्मगुरु जो है इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान से भी जोड़ना शुरू कर दिए हैं। अमेठी पुलिस ने इस मामले को लेकर जो है गंभीरता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर बात की जाए तो लगातार जो पुलिस कोशिश है, जो भी प्रयास है अमेठी से वो पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन रोहित खास बात यही रही है कि ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो 7 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। अज्ञात में संख्या बढ़ाई जाएगी और जो भी भीड़ में दिखाई दे रहे हैं लोग उनको जो है तस्दीक किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आपको किस तरीके से ये जो है भाषणबाजी नारेबाजी जो आपने किया है इसके पीछे कहीं कोई वजह तो नहीं है। तो साफ जो जाहिर हो रहा है निश्चित रूप से यही कि अमेठी से जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी कही जाए या पुलिस कोतवाली के ठीक सामने जिस तरीके से ये घटना आई है उसको लेकर क्या एक धर्म समुदाय के लोगों को इस तरीके की नारेबाजी करनी चाहिए, बड़ा सवाल है रोहित। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये जो अमेठी में जो तस्वीरें आ रही हैं, ये घटना क्या पहली बार ऐसी हो रही है और आखिर क्या प्री प्लान्ड था कि कोतवाली के सामने ही इस तरह से इस्लाम को लेकर नारेबाजी करनी है और ये जानबूझकर किया गया है या फिर अति उत्साह में ये लड़कों ने किया है? देखिए अभी निश्चित रूप से ये प्रथम दृष्टया जो है अति उत्साह का मामला लग रहा है और ये जो है इस तरह के मुद्दे काफी संवेदनशील होते हैं। अगर हम बात करें तो ये देश है और इस देश में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय मजहब के लोग रहते हैं और इस तरह से अगर हम सड़क पे चिल्लाते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह का नाम लेना है, इस तरह का जो भी नारा है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस पर जो है अमेठी की जो स्थानीय पुलिस है उसने कार्रवाई भी की है, लेकिन अब इस पे जो है राजनीति शुरू हो गई है और बड़े बड़े जो संत हैं, देवकीनंदन ठाकुर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को जो है काला पानी दे देना चाहिए, ऐसे लोग घर पे बुलडोजर चलवा देना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी ये मामला जो है काफी संवेदनशील है और इस पे जो है आगे वो जो प्रशासन है वो क्या करती है और अब अन्य नेताओं के राय इस पे क्या आते हैं ये देखने में दिलचस्प होगा। लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील है, इस पर जो है स्थानीय पुलिस को तत्काल बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं, इस तरह के फिरकाप्रस्त लोग हैं, उनके जो हौसले हैं वो उस पर एक लगाम लगे और इस तरह की अस्थिरता जो है वो देश में या प्रदेश में कहीं भी ना आए। प्रदीप जी, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को तस्वीर के माध्यम से चिन्हित करके पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ तो पहले तो स्थानीय थाने और प्रशासन ने इस वीडियो को अमेठी से ही मतलब अमेठी का नहीं होना बताया। फिर बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो आनंद फानन में कुछ फोटोज थे जो जुलूस में लोग शामिल थे, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि मुकदमा किन धाराओं में दर्ज हुआ है और इनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है। अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर ग्राउंड क्या होता है, तमाम सब चीजें हैं जो जांच का विषय है। फिलहाल अमेठी पुलिस को इस पे एक्टिव होना चाहिए और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। कन्नौज के मेहंदी घाट स्थित गौशाला का सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला में गायों की दुर्दशा देख हृदय विदारक ने कहा कि इस तरह के नज़ारे से तो अच्छा गायों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय के बच्चों को कुत्ते नोच रहे हैं, गाय मर रही हैं, खाने को चारा नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वहीं निरीक्षण के बाद गायों की दुर्दशा देख सपा नेता ने गौशाला संचालक के खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा लिखाए जाने की मांग उठाई। मेडिकल, अरे यार कोई तो देखता है। बहुत पहले गौशाला में आया था तो उसमें कम से कम 100 गायें थी। आज मैं जब गया, गायें बताते हैं ट्रांसफ़र की गई, लेकिन जो हमने दृश्य देखा वो बड़ा भावुक
और हृदय विदारक था। मैंने अपने आँखों से जिंदा गायों को कुत्तों को खाते हुए देखा। गाय के पेट से बच्चे को निकाल कर कुत्ते को ले जाते हुए देखा। मैंने गंगा में जिंदा गाय को पानी में पड़ा हुआ देखा और हम लोगों ने गाय को निकाला भी। ये जब एक सूचना मिल जाती है प्रशासन को कि इसने गौ हत्या कर दी, तो उस पे बवाल हो जाता है। जो ये गौरक्षक हैं, जो ये गाय के नाम पर धंधा कर रहे हैं, आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? कैसे गाय इतनी? इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।